हाय, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एंड आपका स्वागत है इस स्प्रिंग फ्रेमवर्क एंड स्प्रिंग बोर्ड ट्यूटोरियल में। तो हम लोग स्प्रिंग कोर पढ़ रहे थे और लास्ट टाइम हमने सेटर इंजेक्शन देखा था और सेटर इंजेक्शन के बाद हमने इंटरनल कैसे जो है आईओसी कंटेनर क्लास क्रिएट कर रहा है ये हमने देख लिया, ये हमने समझ लिया। न्यू इंस्टांस मेथड का यूज करेगा और जो है क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएगा, स्प्रिंग बिन का ऑब्जेक्ट, राइट। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कि कैसे जो हमारा वो प्रोजेक्ट था वो इंटरनली वर्क कर रहा है। तो थोड़ा सा आपको आइडिया मिलेगा, ओवरव्यू मिलेगा कि किस तरीके से स्प्रिंग का जो एप्लीकेशन है वो कैसे परफॉर्म कर रहा होता है और किस तरीके से वो काम कर रहा होता है, आईओसी कंटेनर किस तरीके से काम कर रहा होता है। वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जो इंटरनल फ्लो है हमारे अपने जो पहला एप्लीकेशन है हमारा आईओसी कंटेनर के लिए, जो हमने सेटर इंजेक्शन बनाया था उसके लिए। तो आई होप कि आप इसको बहुत अच्छे से समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं स्क्रीन पर। तो ये रहा हमारा, मैंने स्प्रिंग टूल सूट ऑलरेडी खोल रखा है। और फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक काम करता हूँ यार, यहाँ से मैं सबको ना क्लोज कर देता हूँ ब्रो। और क्लोज करने के बाद यार मैं स्प्रिंग आईओसी ये हमारा है, इसको समझना है ना, इसके स्ट्रक्चर को, फ्लो को, किस तरीके से ये जो है हमारा प्रोग्राम फ्लो हो रहा है। देखिए, तो ये जो आईओसी अंडरस्कोर सेटर इंजेक्शन है ये एक स्टैंड अलोन एप्लीकेशन है, क्योंकि कोर मॉड्यूल का यूज करके सिर्फ और सिर्फ आप एक स्टैंड अलोन एप्लीकेशन ही बना पाएंगे। अगर आपको कुछ वेब मॉड्यूल बनाना है, वेब एप्लीकेशन बनाना है, तो वेब मॉड्यूल्स का सहारा लेना पड़ेगा। कुछ और फीचर्स लगाने हैं, स्प्रिंग सिक्योरिटी का मॉड्यूल आप डालना है तो सिक्योरिटी का मॉड्यूल आपको लगाना पड़ेगा और काफ़ी सारी चीज़ें ब्ला ब्ला, है ना। तो अभी फ़िलहाल हमारा जो एप्लीकेशन है वो एक स्टैंड अलोन एप्लीकेशन है और स्टैंड अलोन एप्लीकेशन मेन मेथड से शुरू होगा और मेन मेथड पर ही ख़त्म हो जाएगा। मेन मेथड पर शुरू होगा, सारा फ्लो चलेगा और लास्ट में जो है प्रोग्राम का टर्मिनेशन होगा, मेन मेथड टर्मिनेट होगा और सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, राइट। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो हमारा ऐप है ये com.coderexankit.app, इसमें myapp.java है, राइट। तो ये जो myapp.java है यहाँ पर मेन मेथड है हमारा, है ना। तो प्रोग्राम क्या यहाँ से एग्जीक्यूट होगा, यस और नो। अरे आप जिस घर में रहते हैं वहाँ पर आपका एंट्री गेट है, तो उस गेट से आपको पहले एंट्री लेना पड़ता है जब आप बाहर से आते हैं तो, राइट, घर के बाहर से हैं तो भाई वो जो एंट्री गेट हुआ, मेन मेथड भी जावा के एप्लीकेशन का एंट्री गेट होता है। अगर कोई प्रोग्राम रन कर रहा है तो अगर जावा में मेन मेथड है तो हम बोलते हैं भाई वो मेन मेथड जो है एक्टिंग एज अ एंट्री गेट ऑफ दैट एप्लीकेशन। तो आपका फ्लो एप्लीकेशन का मेन मेथड से ही शुरू होने वाला है और यही इंटरनल्स हम लोग देखेंगे कि और कैसे लाइन बाय लाइन कैसे काम कर रहा है। तो जब यहाँ से शुरू होगा तो क्या हम कह सकते हैं कि हाँ भाई सबसे पहले ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी, यस और नो, कह सकते हैं ना, कमेंट में ज़रूर बताइए। जब मेन मेथड से हमारा प्रोग्राम शुरू होगा तो सबसे पहला मेन मेथड में लाइन यही लिखा हुआ कि रिसोर्स RES इक्वल टू न्यू फाइल सिस्टम रिसोर्स। और भाई ये वाला जो होल्ड करके रखो तुम, ये क्या है, नाम है और लोकेशन है इसका, आपका एप्लीकेशन context.xml फाइल का, कॉन्फ़िगरेशन फाइल का, राइट। तो ज़रा समझते हैं, देखिए तो इसको समझते हैं और हम लोग क्या समझने वाले हैं, इंटरनल्स ऑफ स्प्रिंग। डबल हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे मैं ठीक कर लेता हूँ यार, सेव इट एंड देन प्रेस F5। तो स्प्रिंग ऐप फ्लो, जो भी हमारा फ्लो है उसका हम पूरा पढ़ रहे हैं। इसमें अंडरस्टैंडिंग इंटरनल्स ऑफ स्प्रिंग फ्रेमवर्क, टेकिंग आवर फर्स्ट ऐप स्प्रिंग प्रोजेक्ट एज एन एग्जाम्पल। हम उसको एग्जाम्पल के तौर पर उसका यूज करेंगे और समझेंगे। पर उससे पहले कुछ चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये जो हमारा कॉन्फ़िगरेशन फाइल होता है, अभी हम लोग फ्लो स्टार्ट नहीं किए हैं, उससे पहले ये इंपॉर्टेंट चीज़ें जानिए। ये जो हमारा configuration.xml फाइल होता है, तो ये क्या होता है, इसको जब हम कन्फिगर करते हैं तो इसको रीड कौन करता है, पढ़ता कौन है, आईओसी कंटेनर। हमने पहले देख रखा है, पहले समझ रखा है कि आईओसी कंटेनर इसको रीड करता है, बिल्कुल रीड करता है। तो जब हम लोग आईओसी कंटेनर को मतलब रीड करने के लिए देते हैं एप्लीकेशन context.xml, जब इसको रीड करता है तो हम ऐसा कोशिश करते हैं कि हम कुछ भी प्रोग्रामर एंड से, अपने एंड से इस कॉन्फ़िगरेशन फाइल में ऐसा कुछ ना लिख दें जिससे आईओसी कंटेनर इसको गलत समझे या इसको बोले कि भाई आपने कुछ गलत कोड किया है, राइट। हम ये पूरा कोशिश करेंगे। तो जब एप्लीकेशन
सॉरी नॉट, हाँ बोल सकते हैं एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट या द बीन फैक्ट्री कंटेनर, दोनों तो कंटेनर है, एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट एंड बीन फैक्ट्री बोथ आर द आईओसी कंटेनर्स इन स्प्रिंग फ्रेमवर्क, रिमेंबर। ओके, तो हम जब एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट को लिख रहे होते हैं तो हम ये सोचते हैं कि भाई हमारा जो एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट डॉट एक्सएमएल या जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल है xyz.xml, जो भी आप नाम देंगे, वो वेल फॉर्म्ड और वैलिड होना चाहिए। सबसे पहला थंब रूल जब आप कॉन्फ़िगरेशन फाइल को लिखेंगे तब क्या कि भाई वो कैसा होना चाहिए, वेल फॉर्म्ड और वैलिड। वेल फॉर्म्ड का मतलब पूरा सिंटैक्स, पूरा स्ट्रक्चर, कौन से टैग के अंदर कौन सा टैग आएगा, ये पूरा सिंटैक्स, पूरा स्ट्रक्चर वेल फॉर्म्ड होना चाहिए। वैलिड मतलब जो भी DTD है, जो XSD रूल्स हैं, वहाँ से जो टैग्स आ रहे हैं उन टैग्स का प्रॉपर यूज, उन टैग्स को यूज करके, जो टैग्स अलाउड है उन्हीं टैग्स को यूज करके प्रॉपर डॉक्यूमेंट को बनाएंगे। तो वही हुआ भाई, वेल फॉर्म्ड मतलब अच्छे से तैयार किया हुआ, और वैलिड, एरर नहीं होना चाहिए, राइट। तो व्हेन वी आर कॉन्फ़िगरिंग द IOC कंटेनर एप्लीकेशन, द XML डॉक्यूमेंट दैट कॉन्फ़िगरेशन फाइल जो हम XML में लिखेंगे वो कैसा होना चाहिए, वेल फॉर्म्ड एंड वैलिड। सबसे पहला पॉइंट है, ठीक है। तो वेल फॉर्म्ड का मतलब क्या होता है कि इफ अगर XML फाइल इज फॉलोइंग करेक्ट सिंटैक्स, अगर आपका XML फाइल में सब कुछ करेक्ट सिंटैक्स में लिखा हुआ है, पूरा सिंटैक्स समझ रहे हैं ना, स्ट्रक्चर जो भी कोड का है वो पूरा सिंटैक्स, तो वो अगर करेक्ट है तो उसको बोलेंगे कि ये XML डॉक्यूमेंट वेल फॉर्म्ड डॉक्यूमेंट है। क्लियर। वेल फॉर्म्ड का मतलब। वैलिड का मतलब होता है इफ XML डॉक्यूमेंट इज इंपोर्टिंग द करेक्ट DTD और XSD। DTD मतलब डॉक्यूमेंट टाइप डेफिनेशन, XSD मतलब XML स्कीमा डेफिनेशन। तो वेल फॉर्म्ड कहने का मतलब कि सिंटैक्स वगैरह सही होना चाहिए। वैलिड कहने का मतलब कि जो DTD रूल्स हैं, जो XSD है, उनके खिलाफ ना जाए, उनके अगेंस्ट ना जाए आपका XML का कोड। वो जो XSD रूल्स प्रोवाइड करवाया गया है, वो जो XML नेम स्पेसेस में टैग्स हैं, उन्हीं टैग्स को यूज करके प्रॉपर अच्छे से पूरे एक अच्छे सिंटैक्स मैनर में, अच्छे सिंटैक्स में जो करेक्ट है उस कॉन्फ़िगरेशन के लिए वो आपको करना है, राइट। तो वेल फॉर्म्ड और वैलिड होना चाहिए, और यही मतलब होता है वेल फॉर्म्ड का मतलब कि सिंटैक्स सही, और वैलिड का मतलब जो DTD रूल्स हैं, XSD रूल्स हैं, उनको अच्छे से फॉलो करें, उनके टैग्स को अच्छे से फॉलो करें, राइट। तो ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल में आपका होना चाहिए। आपका कॉन्फ़िगरेशन फाइल कैसा होना चाहिए, वेल फॉर्म्ड एंड वैलिड, करेक्ट। अब थोड़ा आगे आते हैं, और पर ये कौन चेक करेगा, है ना, हु विल चेक वेदर द कॉन्फ़िगरेशन फाइल इज वेल फॉर्म्ड और नॉट। देखिए, रीड करेगा एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट या बिन फैक्ट्री कंटेनर ही रीड करेगा ना आपका IOC का, ठीक है। तो वो तो रीड करता है, लेकिन ये वेल फॉर्म्ड और जो वैलिड है कि नहीं है, उस कंटेनर के पास एक XML पार्सर होता है। आपके स्प्रिंग कंटेनर के पास क्या होता है, XML पार्सर्स। क्योंकि भाई XML लिख देंगे तो IOC कंटेनर तो समझेगा नहीं, उसको अपने लैंग्वेज में समझना पड़ेगा ना, मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करके पूरा। तो वो XML पार्सर्स का हेल्प लेगा। अब XML पार्सर क्या होते हैं, तो XML पार्सर्स वैसे सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स होते हैं, है ना, जो XML फाइल को लोड करते हैं अपने पास और चेक करते हैं कि वो वेल फॉर्म्ड या वैलिड है कि नहीं, ठीक है। तो यही इसलिए बोलते हैं कि भाई स्प्रिंग का IOC कंटेनर जो है रीड कर रहा होगा, बट यहाँ पर स्प्रिंग के कंटेनर में भी एक प्रॉपर XML पार्सर लोड किया गया है, समझ गए। अरे आइसक्रीम है, उस कोन में पहले आइसक्रीम का वो जो क्या बोलते हैं यार, स्टफिंग होता है, वो पूरा भरा हुआ है अच्छे से पूरा, ठीक। तो वही बात है, उस कोन में, उस IOC कंटेनर में XML पार्सर एक अलग से कंपोनेंट है, एक अलग से प्रोग्राम है, ठीक है, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है, जो कि रिस्पॉन्सिबल है आपके XML फाइल को लोड करेगा मेमोरी में लोड करेगा, तब तो चेक होगा रियल, सही है ना। तो XML पार्सर ही वो प्रोग्राम है उस एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट या बिन फैक्ट्री के अंदर, उस एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट में एक कंपोनेंट है XML पार्सर्स। तो वो XML पार्सर ही लोड करता है आपके कॉन्फ़िगरेशन फाइल को और चेक करेगा कि क्या ये वेल फॉर्म्ड है, क्या ये वैलिड है। अब वेल फॉर्म्ड और वैलिड का मतलब हमने आपको पहले बता दिया है,
वेल फॉर्म्ड का मतलब क्या हमारा XML कॉन्फ़िगरेशन में लिखे गए सिंटैक्स प्रॉपर हैं, क्या हमारा लिखा गया टैग्स XSD रूल्स को फॉलो कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। तो अगर ये कर रहे हैं तो फिर आगे बढ़ता है एग्जीक्यूशन, वरना वहीं पर आपको एक एरर मिलेगा। क्या एरर मिलेगा कि भाई XML मिल जाएगा आपको पार्सर का कुछ एरर, ठीक है, वो पार्सर एरर थ्रो करेगा। तो यही रीड करता है और प्रोसेस करता है उस XML कॉन्फ़िगरेशन फाइल को, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखिए SAX सिंपल API XML पार्सर, DOM डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल पार्सर, DOM4J डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल फॉर जावा पार्सर, ये सब XML पार्सर्स के एग्जाम्पल्स हैं। ये नाम होता है सॉफ्टवेयर्स का, XML पार्सर्स का, जो अटैच्ड हैं, मतलब सारे के सारे अटैच्ड नहीं हैं, आई एम सॉरी। यहाँ पर ये नॉर्मल XML पार्सर्स की बात करी जा रही है, ठीक है। तो वो है, तो इसी में से कोई एक IOC कंटेनर के पास होगा, ठीक है, और वो IOC कंटेनर क्या करेगा, XML पार्सर का यूज करके लोड करवाएगा XML को, प्रोसेस करवाएगा, रीड करेगा, चेक करेगा कि भाई फॉर्मेट है, वेल फॉर्म्ड है या वैलिड है कि नहीं। सिंपल, नेक्स्ट मूव करते हैं। अब जब ये लोड होगा तब की बात है, कैसे लोड होगा वो हम बाद में देखेंगे। अभी मैं जनरल टर्म बता रहा हूँ, ये XML का वेल फॉर्म्ड होने का क्या मतलब है, वैलिड होने का क्या मतलब है, XML का पार्सर्स क्या करते हैं, ठीक है। तो वेल फॉर्म्ड मतलब सिंटैक्स अच्छे से फॉलो होना चाहिए, वैलिड मतलब XSD रूल्स को अच्छे से फॉलो करना चाहिए, टैग्स को अच्छे से लिखा हुआ होना चाहिए। उसके बाद XML पार्सर वैसा प्रोग्राम होता है, IOC कंटेनर में अटैच्ड होता है, जो XML फाइल को, आपके कॉन्फ़िगरेशन फाइल को लोड करता है और उसको प्रोसेस करता है और चेक करता है कि वेल फॉर्म्ड या आपका अच्छे से वैलिड है कि नहीं, राइट। नेक्स्ट, अब देखिए, अब XML पार्सर एक काम और करता है। XML पार्सर आपका एक काम और करता है, और काम क्या है कि इन मेमोरी मेटा डेटा रिलीज करता है, इन मेमोरी मेटा डेटा रखता है, किसका, उस XML फाइल का, उस कॉन्फ़िगरेशन फाइल का। अब इन मेमोरी क्या होता है, देखिए रैम मेमोरी है, इसके अंदर JVM चल रहा होगा, जावा का वर्चुअल मशीन, JVM जावा वर्चुअल मशीन, किसके अंदर, रैम के अंदर, राइट। अब उसके अंदर जो आपका स्प्रिंग का ऐप है वो मेमोरी रिजर्व करेगा, ठीक है। तो रैम मेमोरी, JVM मेमोरी, स्प्रिंग का आपका एप्लीकेशन मेमोरी। अब उस स्प्रिंग के एप्लीकेशन में ही तो मैंने बताया कि भाई IOC कंटेनर होता है, क्या होता है, IOC कंटेनर, इन वर्जन ऑफ कंट्रोल कंटेनर, या तो बिन फैक्ट्री होगा या तो एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट ही होगा। आप जो यूज करेंगे वो होगा, या तो बिन फैक्ट्री होगा या तो एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट कंटेनर होगा, राइट। अब उसी IOC कंटेनर के अंदर एक छोटा सा जगह है जिसको हम बोल रहे हैं इन मेमोरी। अब इन मेमोरी मेटा डेटा यहाँ पर उसी जगह पर वो XML कॉन्फ़िगरेशन को रखेगा, किसको रखेगा, XML कॉन्फ़िगरेशन के डेटा को रिलीज करके। अरे मेटा डेटा मतलब डेटा अबाउट डेटा, मतलब मान लीजिए मैंने आपको बोला कि दिस इज़ अ स्मार्टफोन, ओके, मैंने बोला कि भाई दिस इज़ अ स्मार्टफोन। अब स्मार्टफोन का मीनिंग ढूंढने आप निकल गए गूगल पर और आपने लिखा व्हाट डू यू मीन बाय स्मार्टफोन। अब उसने एक डेफिनेशन दिया हो, अ स्मार्टफोन इज like mobile phone which have some extra features where we can browse internets, play music simultaneously, we can play games and blah blah blah। तो आपको उसी इंग्लिश वर्ड का, उस वोकैबुलरी मीनिंग का एक आपको अच्छे से मतलब लॉन्ग सेंटेंस में मीनिंग मिला। तो उस वर्ड का जो मतलब था, वो जो डेटा था, वही है ना मेटा डेटा। उसी को बोल रहे हैं कि डेटा अबाउट डेटा, डेटा होना चाहिए किसके बारे में, इटसेल्फ डेटा के बारे में। तो डेटा अबाउट डेटा, एक बार और समझते हैं। आप मार्केट घूम रहे हैं और आपको एक मस्त कार दिखता है। अब उस कार का नाम तो आप जान रहे हैं, नाम मतलब सिर्फ आप उस कंपनी का नाम जान रहे हैं उस कार का, बट आपने जाके टाइप किया गूगल पे तो उससे रिलेटेड आपको उसका मॉडल नंबर मिला, उसका फीचर मिला, उसका इंजन के बारे में मिला, उसके टायर के बारे में, इंटीरियर के बारे में और एक्सटीरियर के बारे में, सब कुछ आपको नॉलेज मिला। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि डेटा जो था आपका कार का कंपनी था और उसके बारे में आपने डेटा निकाला, उसी डेटा के बारे में आपने डेटा निकाला जाके गूगल पर, राइट। तो वही हुआ मेटा डेटा। तो IOC कंटेनर क्या कर रहा होता है कि भाई ये जो XML पार्सर्स हैं IOC कंटेनर में, XML पार्सर्स IOC कंटेनर में क्या करता है, इन मेमोरी मेटा डेटा रिलीज करता है कॉन्फ़िगरेशन फाइल का। क्यों करेगा, क्यों करेगा? अरे सिंपल सी बात है,
अगर मान लीजिए कि आपको फॉर एग्जांपल आपको एक मैं क्या बोलूँ, हाँ ठीक है, आपको कोई गाना पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है, ठीक है, आपको कोई गाना बहुत ज़्यादा पसंद है, कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, जुबिन नौटियाल, अरिजीत सिंह, AR रहमान, किन्हीं का भी, ठीक। अगर वो गाना आपको पसंद है तो आप डाउनलोड कर लेंगे, अच्छी बात है। वो गाना आपने ऑफलाइन डाउनलोड कर लिया, मतलब अपने फ़ोन में रख लिया डाउनलोड करके, ठीक है, ताकि आपका नेट रहे या ना रहे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप प्ले करेंगे, प्ले हो जाएगा। पहला ये तरीका है कि आप डाउनलोड करने के बाद जब भी आप उसको प्ले करने जाएं, उस गाने को सुनने जाएं, तो आप खोलेंगे फाइल मैनेजर, स्टोरेज, अब वो डाउनलोड का सेक्शन में जाएंगे, उस फोल्डर में जाएंगे, फिर डबल क्लिक करेंगे उस गाने पर, फिर प्ले करेंगे, राइट। सिंपल बात है, ऐसे करेंगे फाइल मैनेजर के अंदर। लेकिन क्या अगर आप इसको रोज़ सुनते हैं, रोज़ 2-4 बार सुन रहे हैं डेली, तो ये प्रोसेस थोड़ा लंबा नहीं हो जाएगा कि हर दिन आपको लॉक खोलना है, फिर फाइल मैनेजर में जाना है, फिर स्टोरेज में जाना है, फिर आपको डॉक्यूमेंट 2-3 डाउनलोड्स फोल्डर में जाना है, फिर म्यूजिक में जाना है, फिर म्यूजिक उसमें सेलेक्ट करना है, फिर आप वहाँ पर यूज करेंगे, उसको सुनेंगे। तो ये प्रोसेस उस गाने को प्ले करने का थोड़ा लंबा हो गया कि नहीं हुआ, राइट। तो ठीक उसी तरीके से समझिए ध्यान से मेरी बात को। अब अगर XML का वो जो डेटा है, जो XML में रिलीज हुआ है, जो निकला है, उस XML का निचोड़ है, जो कॉन्फ़िगरेशन बना है, जो डेटा बना है कि भाई हाँ ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये सब का ऑब्जेक्ट का रेफरेंस है, ये सब बना है, तो कौन बताएगा? कॉन्फ़िगरेशन फाइल, राइट। तो वो डेटा जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल से आ रहा है निकल करके, अगर आपको अपने प्रोजेक्ट में, अगर आपको अपने एप्लीकेशन में जो आपने प्रोग्राम बनाया है, जो आपने प्रोजेक्ट बनाया है, कभी दोबारा यूज करना पड़े, और दोबारा क्या बहुत बार यूज होता है ना इंटरनली, तो वो अगर मान लीजिए कि 100 बार यूज करना पड़े उसको, तो क्या ये सही है कि 100 टाइम्स XML पार्सर बार बार जा कर के आपका जो जहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन फाइल रखा हुआ है, आप वहाँ पर जाएगा, वहाँ से लोड करेगा, प्रोसेस करेगा, रीड करेगा, वेलफॉर्म्ड है कि नहीं, वैलिड है कि नहीं, सब चेक करेगा? क्या ऐसा करेगा? मुझे बताइए। अगर ऐसा करेगा तो ये प्रोसेस स्लो होगा कि नहीं, आपके ऐप के परफॉर्मेंस पर इफेक्ट पड़ेगा कि नहीं, राइट? यस और नो, राइट डाउन इन द कमेंट्स राइट नाउ। उस पर इफेक्ट पड़ेगा ना, आपका ऐप थोड़ा स्लो होगा, उसको बार बार चेक करना पड़ेगा, थोड़ा टाइम लगेगा, है कि नहीं? XML पार्सर जब ऐसा यूज कर रहा होगा तो। अब समझते हैं, फिर से आते हैं उसी एग्जाम्पल पर। आपको जो गाना पसंद था, आपने एक दिमाग लगाया कि भाई मैं ये जो गाना सुनता हूँ इसको ऐसे नहीं सुनूंगा, मैं एक म्यूज़िक प्लेयर ऐप डाउनलोड कर लूँगा, गूगल म्यूज़िक प्लेयर, लेट से एग्जाम्पल, मैं एक म्यूज़िक प्लेयर ऐप डाउनलोड कर लूँगा। कहाँ से? प्ले स्टोर से। और उस प्ले स्टोर में जा कर के डाउनलोड करके उस ऐप को ओपन करके उसमें एक फेवरेट्स का सेक्शन आता है। अब म्यूज़िक प्लेयर है तो खुद से सारी के सारे ऑडियो फाइल्स को खुद वो कैप्चर कर लेगा, खुद वो सर्च करके लोकेट कर लेगा अपने ऐप में, सिंपल। अब जब आप उसमें क्या करेंगे, एक ऑप्शन होगा फेवरेट्स का, उसमें जैसे आप क्लिक करेंगे वो फेवरेट का लिस्ट में ऐड हो जाएगा। अब आपको कुछ नहीं करना है, आप सुबह उठें या जब भी आपको वो गाना सुनना है, रात में सोने से पहले, जब भी आपको वो गाना सुन रहे हैं, क्या अब आपको फाइल मैनेजर में जाने की ज़रूरत है? नहीं जाने की ज़रूरत है ना। क्या आप अब उस ऐप को खोल करके जैसे ही आप उसको ओपन करेंगे, उसमें फेवरेट सेक्शन में जाएंगे, प्ले बटन का बटन दबाएंगे, क्या वो ऐप प्ले हो जाएगा? सॉरी, वो सॉन्ग प्ले हो जाएगा? यस और नो? यस और नो हो जाएगा ना प्ले। तो क्या अब आपको फिर से लॉक खोल के फाइल मैनेजर डॉक्यूमेंट वहाँ पे सर्च करना पड़ रहा है? 100 ठो गाना के बीच, वो 100 या 150 गाने हैं, उसके बीच आपको वो नाम ढूंढना है, ये सब। क्या ये आपका मेहनत और आपका टाइम बचाएगा? बिल्कुल बचाएगा। वो ऐप फेवरेट्स में गए, बस क्लिक किए उस ऐप को खोलने के बाद, ले आपका फेवरेट सॉन्ग चालू, राइट? तो ठीक उसी तरीके से XML पार्सर क्या करता है, IOC कंटेनर के पास इन मेमोरी मेटा डेटा रिलीज कर देता है। वो कहता है कि भाई जो भी इससे प्रोसेस होकर डेटा आया है इस XML से, क्योंकि रीड करेगा और फिर प्रोसेस करेगा, सब कन्वर्ट होगा, सब पार्स करेगा अपने लैंग्वेज में, ताकि उसको IOC कंटेनर समझ सके उस लैंग्वेज में, और उसको रख देगा उसी IOC कंटेनर के पास, उसी इन मेमोरी में, उसी मेमोरी के जगह में, ठीक है? तो उसी मेमोरी के जगह में उसको दे देगा स्पेस, कहेगा भाई XML से जो भी डेटा प्रोसेस होके आया है, लो ये लो, यूज कर लो।
तो क्या अब जब भी आपके प्रोजेक्ट को उस कॉन्फ़िगरेशन फाइल का जो भी डेटा है उसको यूज करना होगा, तो क्या XML पार्सर को दोबारा लोड करने की ज़रूरत है? नहीं। क्या उसको दोबारा प्रोसेस करने की ज़रूरत है? नहीं। वो क्या करेगा? वो कहेगा कि भाई IOC कंटेनर ये है मेरे पास इन मेमोरी मेटा डेटा उस कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड, उस कॉन्फ़िगरेशन उस XML फाइल से रिलेटेड। मैं क्या करता हूँ, IOC कंटेनर क्या करेगा भाई, वहीं से उसको पढ़ लेगा। वहीं से आप गाना चालू कर रहे थे ऐप खोल करके, ठीक है, फेवरेट्स में जा करके, वो कहेगा भाई पास में मेरे जब ये IOC कंटेनर है और इसमें मेरे पास इन मेमोरी मेटा डेटा में कॉन्फ़िगरेशन फाइल है ही, इसका सारा डेटा पड़ा हुआ है, तो यही वाला हम यूज कर लेते हैं ना भाई। क्यों ही हमको वहाँ जाना है, क्यों ही लोड करवाना है फिर से XML पार्सर्स को, क्यों ही एक्टिवेट करना है। तो ये एक अच्छे चॉइस है कि नहीं? तो इससे आपका इम्प्रूव होगा ऐप परफॉर्मेंस, स्पीड इम्प्रूव होगा। यस और नो? राइट डाउन इन द कमेंट्स। समझ गए? इंटरेक्टिव बनाते हैं सेशन को, कमेंट जरूर लिखा कीजिए। राइट? तो अब समझिए कि इन मेमोरी मेटा डेटा में ये जल्दी से एक्सेस करने के लिए इन मेमोरी मेटा डेटा का यूज कर लेगा। तो जो भी कॉन्फ़िगरेशन फाइल होगा वो बन करके निचोड़ जो भी उसका होगा, जो प्रोसेस करके जो डेटा आएगा उसको इन मेमोरी मेटा डेटा में रख देगा। तो वही है यहाँ पर भाई कि आपका IOC कंटेनर है, उसके अंदर इन मेमोरी मेटा डेटा जो है किसका मौजूद है, उस कॉन्फ़िगरेशन फाइल का। तो जब भी ज़रूरत पड़ेगा आगे फ्यूचर में, चाहे 1000 बार यूज करना पड़े या 10 बार यूज करना पड़े, वो IOC कंटेनर यही इन मेमोरी मेटा डेटा से जल्दी से यहीं से एक्सेस कर लेगा उस कॉन्फ़िगरेशन फाइल के प्रोसेस हुए डेटा को। राइट? यस और नो? चलिए, वेरी करेक्ट। तो वही लिखा हुआ है कि भाई द XML पार्सर आल्सो क्रिएट्स इन मेमोरी मेटा डेटा। क्या करता है? इन मेमोरी मेटा डेटा को क्रिएट करता है वो XML फाइल जो मेमोरी में लोड हुआ है, जहां पर आपका IOC कंटेनर पड़ा हुआ है, जहां पर आपका स्प्रिंग का एप्लीकेशन रन कर रहा है। राइट? ताकि मल्टीपल टाइम्स आगे फ्यूचर में, जैसे आपको गाना प्ले करना था, फेवरेट्स में जाकर प्ले कर रहे थे, तो उसी तरीके से मल्टीपल टाइम्स जब भी आपको ज़रूरत पड़े उस XML फाइल का या XML के डेटा का, आपके स्प्रिंग के प्रोजेक्ट को जब भी ऐसा ज़रूरत महसूस हो, तो वहाँ से डेटा उठा लेगा। आपको बार बार लोड करना, प्रोसेस करना, रीड करने की ज़रूरत नहीं है। एम आई राइट और नॉट? आपको समझ में आ रही है कि नहीं चीज़ें? लिखिए कमेंट्स में, तो आपको ऐसा फील होगा, यही फील की ज़रूरत है। ठीक है, अब देखिए एक टर्म और मैं आपको बताऊँगा, पूल वर्सेस कैश बफर। कैश एक बफर होता है, कभी बात करेंगे बफर और वो सब का, मेमोरी के बारे में। अभी ये समझते हैं पूल और कैश में क्या अंतर है, पूल और कैसे। देखिए, पूल एक ऐसा जगह है, ऐसा स्पेस, ऐसा समझते हैं जहाँ पर सेम तरह के आइटम्स अवेलेबल हैं। जो ब्लू कलर है सब सेम है ना, इसीलिए मैंने लिखा है ये सेम कलर्स के आइटम अवेलेबल हैं, मतलब ऑब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं जो किसी एक पर्टिकुलर सर्विस को प्रोवाइड करेंगे। मान लीजिए डेटाबेस के साथ कनेक्शन बनाना है, तो उसी डेटाबेस का कनेक्शन बनाने का जो पूल है वो क्रिएट कर दिया आपने। अब ये ऑब्जेक्ट्स, सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स डेटाबेस कनेक्शन को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, डेटाबेस कनेक्शन को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, मान लीजिए कि ये वाला जो है ऑब्जेक्ट, ये क्लाइंट यूज कर रहा है, जो क्लाइंट यूज कर रहा है, मतलब जो कस्टमर यूज कर रहा है, जो भी यूज कर रहा है, ठीक। और ये वाला जो ऑब्जेक्ट है, इसको एक्सेस करके हम लोग डेवलपर्स, प्रोग्रामर यूज कर रहा है, प्रोग्रामर यूज कर रहा है। क्यों? ताकि उसको भी तो भाई कुछ इम्प्रूवमेंट चाहिए ना कंपनी को, तो वो इम्प्रूव करने के लिए डेटाबेस से चीज़ें यहाँ से देख रहे हैं। ठीक है, एक एग्जांपल ले लेते हैं अभी फ़िलहाल। तो उस डेटाबेस से कनेक्शन करने के लिए क्या हम पूल बना सकते हैं? क्योंकि ये सब ऑब्जेक्ट्स सेम टाइप के सर्विसेज को क्या करेंगे? रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब सेम टाइप के सर्विसेज को रिप्रेजेंट करना होगा तो हम पूल को यूज करते हैं। राइट? तो कैसे को कब यूज करते हैं? कैश को तब यूज करते हैं, ये भी बफर है, ये भी कैश जो है, इसमें देखिए कलर्स डिफरेंट हैं क्योंकि यहाँ पर डिफरेंट सर्विसेज मौजूद हैं। अगर आपको कभी ये यूज करना हो तो यहाँ से कर लिए, यहाँ से यूज कर लिए, मतलब ये सब फास्टर एक्सेस देते हैं आपको सर्विसेज को यूज करने के लिए। ऑब्जेक्ट्स, मान लीजिए ऑब्जेक्ट का रेफरेंस यहाँ पर पड़ा हुआ है इस कैश में और इस पूल में। राइट? फॉर एग्जाम्पल, तो पूल क्या रिप्रेजेंट करता है? सेट ऑफ सेम आइटम्स और सेम सर्विसेज और सेम ऑब्जेक्ट्स आप बोल सकते हैं। ठीक है, जो एक ही पर्टिकुलर काम को करने के लिए रिप्रेजेंट करें। पर यहाँ पर डेटाबेस का कनेक्शन हो रहा है, इंटरनेट से कनेक्शन हो रहा है, काफ़ी सारी चीज़ें इस कैशे में रखी जा सकती हैं। तो सेट ऑफ, ये रिप्रेजेंट क्या करता है? सेट ऑफ डिफरेंट आइटम्स। कौन? कैसे?
इट गिव्स रीयूजेबिलिटी ऑफ सेम आइटम्स। क्यों? हम ये रीयूज करने के लिए ही तो इन दोनों का यूज हो रहा है ना, तो इसको रीयूज करके मतलब दोबारा से हमको कभी ज़रूरत पड़े तो हम कनेक्शन पूल से यूज कर लें, और यही रीयूजेबिलिटी प्रोवाइड करता है क्योंकि ये सेम आइटम्स है। तो सेम सर्विसेज को जब आपको बार बार यूज करना पड़े या सेम सर्विसेज को जब आपको बार बार कभी ज़रूरत पड़े ऑब्जेक्ट्स को यूज करने के लिए, तो उस पूल से आप क्या कर सकते हैं, कनेक्शन बना करके काम कर सकते हैं। इट गिव्स रीयूजेबिलिटी ऑफ डिफरेंट आइटम्स। अब बहुत सारे अलग अलग आइटम्स हैं, वहाँ से आपको डिफरेंट चाहिए, वहाँ से आपको एक्सेस चाहिए, तो आप कैसे का यूज कर सकते हैं। अब देखिए पूल में हम पूल को कैसे रिप्रेजेंट और कर सकते हैं बना के कोडिंग के टर्म में। तो क्या हम लिस्ट कलेक्शन का यूज कर सकते हैं पूल के लिए? बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि लिस्ट में लिस्ट इंटरफेस, लिस्ट का जो फैसिलिटी है, जो फीचर जो प्रोवाइड करता है ये चीज़, लिस्ट का मतलब कि हम उस लिस्ट में डुप्लीकेट्स अलाउड करेंगे। तो ये ऑब्जेक्ट्स ये सब तो डुप्लीकेट्स ही है ना, ये सर्विस सब एक दूसरा का तो डुप्लीकेट है। तो डुप्लीकेट्स कहाँ अलाउड होता है? लिस्ट कलेक्शन में, राइट? यस और नो? यस और नो। अब कलेक्शन इंटरफेस आपने नहीं पढ़ा है तो इसी चैनल पर मौजूद है, सिर्फ आपको सर्च करने की ज़रूरत है। जाइए वीडियो सेक्शन में कलेक्शन फ्रेमवर्क सर्च कीजिए। नहीं पढ़ा है तो आप पैरेलली पढ़िए, ये नहीं कह रहा हूँ कि उसको पहले पढ़ लीजिए, आराम से पैरेलली पढ़ सकते हैं, आपको समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, टू यूज दिस प्रेफर मैप कलेक्शन। अब मैप क्यों यूज होगा? क्योंकि की और वैल्यू पेयर में जब आपको डेटा स्टोर करना रहता है, जब आपको अरेज टाइप में, मतलब जब ऑब्जेक्ट्स ढेर सारे आपको स्टोर करने रहते हैं, किसमें? की और वैल्यू पेयर में। अब की और वैल्यू का मतलब क्या? अरे जब ये डिफरेंट है तो क्या मैं इसको एक की दे सकता हूँ और एक वैल्यू दे सकता हूँ? क्यों? क्योंकि जब मैं इसको एक की और वैल्यू दूंगा तो ये वाला पर्टिकुलर जो ऑब्जेक्ट है वो निकल के आएगा। अगर मैं इसको की और वैल्यू देंगा तो ये वाला निकल के आएगा। अगर मैं इसको की और वैल्यू प्रोवाइड करूंगा तो जो की मैं इसको दूंगा वो इस वैल्यू को निकाल के देगा, ठीक है। तो अलग अलग रिप्रेजेंट करने के लिए मैप कलेक्शन। अब देखिए, जो नहीं समझ पा रहे होंगे, मैं आपको यकीन के साथ कह सकता हूँ कि आप कलेक्शन फ्रेमवर्क में लिस्ट और मैप नहीं समझ पा रहे हैं, इस बात को, छोटा सा बात को समझने के लिए। बट स्टिल इस ट्यूटोरियल को फॉलो करने के लिए ऐसा ज़रूरत नहीं कि आप इसको 100% समझें ही, इस सेक्शन को, पुल वर्सेस कैश वाले को। कोई दिक्कत नहीं, आराम से सुनिए और धीरे धीरे साइड में कलेक्शन भी पढ़िए, ये मेरा रिकमेंडेशन रहेगा अच्छे से, ठीक है। तो आइए, यहाँ पर हम लोग समझ गए कि भाई किस तरीके से जब आपको सेम आइटम्स को रिप्रेजेंट करना है तो पूल, और डिफरेंट आइटम्स को रिप्रेजेंट करना है, सर्विसेज को रिप्रेजेंट करना है तो कैसे, और मैप का कलेक्शन का यूज कर सकते हैं कैसे में, और पूल में लिस्ट का, क्योंकि लिस्ट डुप्लीकेट्स अलाउ करता है, मैप यूनिक एलिमेंट्स और की वैल्यू पेयर में रखता है, राइट। नेक्स्ट मूव करते हैं। तो अब आते हैं हम लोग कोड पर, उसके इंटरनल फ्लो पर। यहाँ तक हमने जो भी हमको समझना था इंटरनल फ्लो में, उसके लिए हमने वो प्रिपरेशन किया समझ करके। अब हम लोग समझते हैं वाकई में जो कोड कैसे काम कर रहा है। तो सिंस आवर एप्लीकेशन इज स्टैंड अलोन एप्लीकेशन, हमने जो ये एप्लीकेशन बनाया है वो कैसा एप्लीकेशन है? स्टैंड अलोन एप्लीकेशन। तो स्टैंड अलोन एप्लीकेशन का एग्जीक्यूशन मेन मेथड से स्टार्ट होता है और मेन मेथड पर सब कुछ खत्म हो जाता है। फाइन, यस, लेट्स मूव। तो सबसे पहला लाइन हमारा जो कोड में लिखा हुआ है, रिसोर्स RES फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको दिखाऊं तो देखिए पहला लाइन इस माई ऐप में है, क्या लिखा हुआ है? रिसोर्स RES, फाइल सिस्टम रिसोर्स, है ना, ये सब लिखा हुआ है, राइट। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखिए, यहाँ से क्या होता है, यह रिसोर्स RES फाइल सिस्टम रिसोर्स से क्या होता है, इंटरनली ये जो क्लास है फाइल सिस्टम रिसोर्स किसको यूज करता है? जावा डॉट इनपुट आउटपुट जो स्ट्रीमिंग है, ठीक है, उसका जावा डॉट IO डॉट फाइल क्लास को, ताकि नाम को होल्ड कर सके और उसके लोकेशन को, स्प्रिंग कॉन्फ़िगरेशन फाइल के लोकेशन को होल्ड कर सके। ध्यान से समझिए, होल्ड कर सके की मैंने बात कर रही है, सिर्फ उसका नाम और कलेक्शन का डेटा रखेगा, ऐसा नहीं कि उसको चेक कर लेगा यही, क्योंकि यहाँ पर आपका XML पार्सर एक्टिवेट नहीं हुआ है और होगा भी नहीं। क्यों? क्योंकि XML पार्सर्स किसके पास होते हैं? स्प्रिंग कंटेनर्स के पास। तो क्या इस लाइन से स्प्रिंग कंटेनर एग्जीक्यूट हो रहा है? नहीं,
इस लाइन से जब स्प्रिंग कंटेनर एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है और XML पार्सर स्प्रिंग कंटेनर के अंदर होते हैं तो कैसे चेक करेगा, कैसे चेक करेगा स्प्रिंग कंटेनर? इसको अभी तक स्प्रिंग कंटेनर नहीं आया है तो ये इसलिए होता है, सिर्फ नाम को होल्ड करके रखेगा, ठीक है, राइट, नाम को ये होल्ड करके रखेगा, राइट। अभी दिखाता हूँ मैं आपको, देखिए कैसे, देखिए कैसे, वो ज़रा एक बार प्रॉपर समझते हैं। और ये क्या हुआ, इसको प्रॉपर समझते हैं। देखिए हम इन सब को कमेंट आउट कर देते हैं, लीजिए सेव कर दिया। अगर ये काम करते हैं, ये जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल है इसको खोलते हैं और इस कॉन्फ़िगरेशन फाइल में हम कुछ छेड़छाड़ कर देते हैं। लेट्स से मैंने इसका स्ट्रक्चर सिंटैक्स ख़राब कर दिया, लीजिए सिंटैक्स ख़राब कर दिया ना, ठीक। अब जब मैंने इसका सिंटैक्स ख़राब किया तो कायदे से जब एप्लीकेशन हमारा रन होगा तो क्या होना चाहिए, एरर आना चाहिए, राइट, एरर आना चाहिए। बट रन करके देखते हैं, राइट क्लिक रन ऑन सर्वर, और या आप यहाँ से भी क्लिक करके रन करवा सकते हैं। तो ये लीजिए, एक काम करता हूँ मैं आपकी तसल्ली के लिए शाउट कर देता हूँ, यहाँ लिख देते हैं आवर ऐप इज रनिंग, राइट, यहाँ लिखते हैं, एक और डैश लगा देते हैं ताकि पता चले, ठीक है। देखिए अगर ये दोनों लाइन प्रिंट होगा तो इसका मतलब हमारा सक्सेसफुली काम कर रहा है सब कुछ। फिर से रन करते हैं, क्या आउटपुट आ रहा है, यस और नो, क्या आउटपुट आ रहा है, यस और नो, आ रहा है ना। तो जब आउटपुट आ रहा है तो इसका मतलब कि हमारा मेन मेथड ये लाइन भी एग्जीक्यूट कर रहा है जो कि प्रिंट हो गया, ये लाइन भी सही एग्जीक्यूट हो रहा है, जबकि हमने XML फाइल में गलती करी है। देखिए यहाँ पर हमने रेड आ गया है, पर क्या रन टाइम पर आपको कोई एक्सेप्शन मिल रहा है, ये लाइन भी प्रिंट हो रही है, तो इसका मतलब कि यहाँ से यहाँ तक हमारा कोड एग्जीक्यूट हो रहा है। तो यही तो है भाई XML पार्सर्स का कमाल। अभी तक XML पार्सर्स एक्टिवेट नहीं हुआ है तो इसलिए वो उसको पढ़ ही नहीं पा रहा, अभी पढ़ने का काम हो ही नहीं पा रहा है, लोड हो ही नहीं रहा है मेमोरी में। ये रिसोर्स, ये फाइल सिस्टम रिसोर्स और ये लोकेशन, ठीक है, रिलेटिव लोकेशन है ये लोकेशन और ये एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट डॉट XML, ये फाइल का नाम क्या है, बस ये एज ए स्ट्रिंग वैल्यू अपने पास होल्ड करके रख रहा है। जब ज़रूरत पड़ेगी, जब XML कंटेनर मांगेगा, जब उसका XML पार्सर उससे मांगेगा तो दिया जाएगा, कहाँ से, उस रिसोर्स से, इस रिसोर्स के ऑब्जेक्ट से दिया जाएगा उसको निकाल करके, राइट। इसीलिए अभी एरर नहीं हो रहा है, समझ गए, और हमारा प्रोग्राम रन भी कर रहा है। यहाँ पर एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट जो है रन नहीं किया है, ना बिन फैक्ट्री काम कर रहा है, इसीलिए क्योंकि भाई अभी तक ये बस सिर्फ और सिर्फ इसके डेटा को रखने का काम करता है। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है, गुड, वेरी गुड। हम लोग जो सीख रहे थे, आते हैं यहाँ पर। तो हम लोग क्या यहाँ पर थे कि ये फाइल सिस्टम रिसोर्स इंटरनली यूजेज java.io.file का यूज करता है, इस क्लास का यूज करके, ताकि ये होल्ड करके रख सके उस एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट डॉट XML के नाम को और उसके लोकेशन को, और सिर्फ होल्ड करके रखे एज अ स्ट्रिंग और कुछ नहीं भाई, ठीक है। और रियलिटी में ये फाइंड और ये सर्च और ये लोड नहीं करेगा, सिर्फ उसका नाम और लोकेशन रखेगा, ओके, ठीक। नेक्स्ट जरा समझिए कि ये रिसोर्स RES इक्वल टू न्यू फाइल सिस्टम रिसोर्स एंड जो भी उसका लोकेशन और क्लास उसका फाइल का नाम, रिसोर्स सबसे पहले एक इंटरफेस है, ये रिसोर्स एक इंटरफेस है और ये उसका इम्प्लीमेंटेशन क्लास है। तो क्या मैं किसी इम्प्लीमेंटेशन क्लास को उसके इंटरफेस के रेफरेंस में होल्ड कर सकता हूँ? कोर जावा का कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल होल्ड कर सकता हूँ। ये रिसोर्स क्या है, एक इंटरफेस है, ठीक है। और फाइल सिस्टम रिसोर्स एक क्लास है, क्लास पाथ रिसोर्स एक क्लास है जो इस रिसोर्स इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करते हैं। ओके फाइन, यस और नो चीज़ें समझ में आ रही हैं? यस और नो जरूर लिखिए, ठीक। अब देखिए, तो ये फाइल सिस्टम रिसोर्स जो है ये किसी भी फाइल, मतलब जो भी डिस्क है आपका, हार्ड डिस्क, जो भी हार्ड ड्राइव
कहीं पर भी आपके कंप्यूटर सिस्टम में जो लोकेशन है वहाँ से चीज़ों को उठाएगा, वहाँ से उस डेटा को होल्ड करके रखने की कोशिश करेगा। क्लास पाथ रिसोर्स प्रोजेक्ट के क्लास पाथ में, मतलब सोर्स फोल्डर के अंदर में, वहाँ से सर्च करता है चीज़ें को हमेशा। ठीक, ओके, तो आगे बढ़ते हैं कि ये जो एंड फॉर दिस रिसोर्स, इसके जो दो इम्प्लीमेंटेशन क्लास हैं क्या क्या है। फाइल सिस्टम रिसोर्स, किसका, रिसोर्स इंटरफेस का। एक फाइल सिस्टम रिसोर्स ये क्या करता है, ये स्प्रिंग कंटेनर को बोलता है या कहता है कि भाई जाओ ढूंढो, लोकेट करो, लोकेट और फाइंड, ढूंढो कॉन्फ़िगरेशन फाइल को। कहाँ से, तो जो मैं ऑब्जेक्ट प्रोवाइड कर रहा हूँ इसमें देखो ये डेटा पड़ा हुआ है, यहाँ जाओ, इस लोकेशन पर जाओ और ढूंढो। तो एप्लीकेशन कंटेनर क्या बोलेगा, हाँ XML पार्सर को मैं काम पर लगाता हूँ, तो XML पार्सर उसका असिस्टेंट है XML फाइल को रीड और प्रोसेस करने के लिए, राइट। तो एक फाइल सिस्टम रिसोर्स क्या कर रहा है कि विल लोकेट, ध्यान से समझिए, ये लाइन नहीं लोकेट कर रहा है, फाइल ये स्प्रिंग कंटेनर लोकेट करेगा, स्प्रिंग कंटेनर सर्च करने की कोशिश करेगा। ये बस नाम होल्ड करके रखेगा, नाम स्टोर करके रखेगा, कौन, फाइल सिस्टम रिसोर्स, राइट, यहाँ पर। और उसको ढूंढने वगैरह का काम सब कुछ कौन करेगा, सब स्प्रिंग कंटेनर करेगा और उसके पार्सर्स करेंगे XML पार्सर। तो ये है दूसरा क्लास पाथ रिसोर्स, ये क्लास पाथ रिसोर्स से ढूंढवाएगा और वो फाइल सिस्टम रिसोर्स के लोकेशन से ढूंढवाएगा, बस यही फ़र्क है। फाइल सिस्टम रिसोर्स कहने का मतलब कि आपका कोई भी कंप्यूटर हो भाई, कहीं भी डिस्क हो, कहीं भी आपने किसी भी डायरेक्टरी किसी भी फोल्डर में रखा है तो उसका आप पाथ दे दीजिए और सर्च कर उससे रिलेटेड वो होल्ड करेगा। क्लास पाथ में मान लीजिए आप पेन ड्राइव में शेयर करना चाहते हैं प्रोजेक्ट को, आप पेन ड्राइव में शेयर करेंगे तो ध्यान से देखिएगा, आपका जब पेन ड्राइव या कहीं पर भी दूसरी जगह शेयर करना चाहते हैं तो आप जब पेन ड्राइव इंजेक्ट करेंगे तो आपका कोई डी या ई ऐसा लिखेगा, लोकल डिस्क ई, लोकल डिस्क डी करके ऐसे करके और न्यू वॉल्यूम क्रिएट करके वहाँ पर दिखाएगा। तो क्या सभी के कंप्यूटर में वो अल्फ़ाबेट, वो जो नाम है उस डिस्क का जो क्रिएट हुआ है उस पर्टिकुलर टाइम के लिए, उस पेन ड्राइव के लिए, या कहीं उसको आपने शेयर किया है तो क्या वो सबके साथ सेम रहेगा? नो। तो अगर वो सेम नहीं रहेगा तो उसका सॉल्यूशन आप क्लास पाथ रिसोर्स में डाल सकते हैं। ये भी देखेंगे हम लोग क्लास पाथ। और फाइल सिस्टम रिसोर्स में अगर आप लिख देंगे तो फिक्स्ड हो जाएगा कि भाई यहीं से ढूंढ के लाओ और कहीं से नहीं। ठीक है, ओके, ग्रेट। नेक्स्ट आते हैं और देखते हैं कि बीन फैक्ट्री, ठीक है, नेक्स्ट जो स्टेप है वो क्या लिया गया है, राइट। तो ये देखिए यहाँ है नेक्स्ट, इसको अनकमेंट करता हूँ अब मैं। यहाँ लिखा हुआ है बीन फैक्ट्री, ये वाली लाइन, बीन फैक्ट्री इक्वल टू न्यू XML बीन फैक्ट्री। पहली बात, ये क्रॉस लाइन जो आपको दिख रहा है इसको स्ट्राइक थ्रू बोलते हैं, और ये जो स्ट्राइक थ्रू लाइन आपको दिख रहा है इससे ये पता चलता है कि XML बीन फैक्ट्री क्लास डेप्रिकेटेड कर दिया गया है, हटा दिया गया है सपोर्ट से जावा में, मतलब स्प्रिंग में। बट हम लोग अभी शुरू कर रहे हैं, हम लोग अभी इनिशियल फेज देख रहे हैं स्प्रिंग कोर का, इसलिए हम इसी को यूज करेंगे। समझना अभी आसान है, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हम लोग इसका अल्टरनेट सॉल्यूशन भी पढ़ेंगे और वो नई चीज़ें भी होंगी, इसलिए मैं अभी फ़िलहाल इसी को यूज करूँगा। डेप्रिकेटेड कहने का मतलब होता है कि उसको निकाला गया सपोर्ट से, बट आप उसको यूज कर सकते हैं, फाइन। यहाँ पर बिन फैक्ट्री का ऑब्जेक्ट बन रहा है। बिन फैक्ट्री क्या है? IOC कंटेनर है, हमने पढ़ाया आपको। अब बिन फैक्ट्री एक IOC कंटेनर है और बिन फैक्ट्री यहाँ पर इंटरफेस भी है बिन फैक्ट्री, और XML बिन फैक्ट्री उसका इम्प्लीमेंटेशन क्लास है। तो XML बिन फैक्ट्री को अगर ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या बिन फैक्ट्री एक्टिवेट हो जाएगा IOC कंटेनर? यस। तो जब ये एक्टिवेट होगा तो क्या IOC कंटेनर के पास XML पार्सर्स थे? राइट, बिल्कुल थे। तो जब IOC कंटेनर के पास XML पार्सर है तो वो भी एक्टिवेट हो जाएगा, बिल्कुल एक्टिवेट हो जाएगा। और जब XML पार्सर एक्टिवेट होगा तो क्या वो अपना काम करेगा? बिल्कुल करेगा। क्यों? वो क्या क्या करेगा? कॉन्फ़िगरेशन XML फाइल को लोड करेगा, मेमोरी में रीड करेगा, चेक करेगा कि सब कुछ वेल फॉर्म्ड और वैलिड है कि नहीं, सिंटैक्स लिखा हुआ है कि नहीं, उसमें अच्छे से फॉलो किया गया है कि नहीं, उसमें टैग्स अच्छे से यूज किया गया है कि नहीं, XSD ये सब अच्छे से इंपोर्ट हुआ है कि नहीं, सारे चीज़ों को करेगा, रीड करेगा, सब कुछ सही रहेगा। प्रोसेस करके क्या बनाएगा? इन मेमोरी मेटा डेटा। ठीक, तो रीडिंग की प्रोसेस
सर्चिंग की प्रोसेस सब यहीं हो रहा है। देखिए RES इसको दे रहे हैं, एक RES इसको दे रहे हैं, राइट। तो इट टेक्स गिवन रिसोर्स ऑब्जेक्ट एंड फाइंड और लोकेट्स द कॉन्फ़िगरेशन फाइल। ये लाइन, ये बिन फैक्ट्री IOC कंटेनर को इस रिसोर्स का ऑब्जेक्ट चाहिए जो हमने यहाँ पे पास किया है, ताकि वो लोकेशन पता कर सके कौन से लोकेशन में है और क्या नाम है वो पता करे। उसके बाद जो है IOC कंटेनर या बिन फैक्ट्री कंटेनर फाइंड करेगा लोकेशन, उसका सर्चिंग ऑपरेशन शुरू करेगा, ठीक। अब इसको चेक करेगा। तो अब देखिए अगर मैंने इसको ऑन किया, यहाँ पर रन किया, तो अब ध्यान से समझिए मेरी बात को। यहाँ पर क्या मैंने यहाँ पर एक गलती किया है? अभी किया था हमने, उसको सुधारा नहीं है। यहाँ पर देखिए बिन इसको क्लोज नहीं किया है, राइट, नहीं क्लोज किया है। तो क्या ये गलत है? तो क्या हमारा IOC कंटेनर एक्टिवेट हो रहा है यहाँ पर? बिल्कुल हो रहा है। तो जब IOC कंटेनर यहाँ पर हमारा एक्टिवेट हो रहा है तो क्या इसका XML पार्सर भी हो रहा है? हाँ, हो रहा है। तो XML पार्सर हो रहा है तो वो काम करेगा, रीड करेगा, प्रोसेस करेगा, चेक करेगा। तो चेक करेगा तो उसको एरर मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा। तो प्रोग्राम के फ्लो को यहाँ पर रोकेगा कि नहीं रोकेगा? बिल्कुल रोकेगा। तो एक बार रन करिए प्रोजेक्ट और देखिए आराम से। ये लीजिए, मैंने इसको अनकमेंट कर दिया, देखिए आ गया ना एरर। यहाँ तक सही था बिल्कुल। जैसे ही उसका XML बिन फैक्ट्री यूज होना शुरू किया, एक एरर आपको मिलता है। यहाँ देखिए एरर मिलेगा, इज़ इनवैलिड नेस्टेड एक्सेप्शन इन, नेस्टेड एक्सेप्शन इन। यहाँ पे आपको एक्सेप्शन मिलता है कि भाई कहाँ चला गया यार, नेस्टेड एक्सेप्शन इन org.xml.sax सैक्स पार्सर एक्सेप्शन। वो बोल रहा है भाई सैक्स पार्सर से कुछ दिक्कत आ रहा है। तो किसको यूज कर रहा है यहाँ पर इंटरनली? सैक्स पार्सर को, SAX सिंपल API XML पार्सर को। इनवैलिड कंटेंट वाज फाउंड विथ HTML लिख दिया कि नहीं? आ गया कि नहीं ये एरर? ठीक है, आया कि नहीं एरर? अब इज एक्सपेक्टेड देखिए कह रहा है कि कुछ भाई एक्सपेक्ट किया गया था बट आपने नहीं दिया है, ठीक। तो सैक्स पार्सर एक्सेप्शन देखिए लाइन नंबर 14 में आपको मिल गया, ठीक है। यहाँ से ये कहाँ गया भाई? लाइन नंबर 14 यहाँ आ जाइए और लाइन नंबर 14 यहाँ, इधर एक्सेप्शन मतलब इधर ही मिल रहा है, तो सही है। आते हैं यहाँ पर, देखिए कुछ वो एक्सपेक्ट कर रहा था, है ना, और हमने उसको दिया नहीं। क्या मैं इसको सही कर दूँ अभी? अब इसको सेव करूं तो XML बिन हो गया सेव। क्या मैं रन करूंगा तो रन हो जाएगा? रन हो गया। तो XML ये सब कब प्रोसेस हो रहा होगा? जब आपका बिन फैक्ट्री या IOC कंटेनर यूज में स्टार्ट होगा तब, राइट। सब कुछ काम कर रहा है। अगर मैं सपोज कीजिए कोई ऐसा ये डाल देता हूँ अंकित, क्या अंकित टैग ऊपर इंपोर्ट किए गए XSD में अवेलेबल है उसके नेम स्पेस में? नहीं होगा। तो नहीं होगा तो फिर से एरर आएगा। तो फिर से रन करता हूँ, लीजिए आया एरर, फिर से एक्सेप्शन मिली आपको, ठीक, राइट। तो यही कहने का मतलब था कि वो जो XML पार्सर का ही काम है वो चेक करना और सब कुछ चेक करना। यहाँ पर हमने आपको दिखाया भी SAX पार्स एक्सेप्शन, ठीक। अगर मैं इसको हटा देता हूँ, ये जो गलती मैंने की है इसको सेव करता हूँ और इसको रन करता हूँ तो फिर से रन हो जाएगा, राइट। तो XML पार्सर किसके पास होता है? इसका मतलब इस IOC कंटेनर के पास, क्योंकि जब तक ये IOC कंटेनर एक्टिवेट नहीं हुआ था तब तक XML पार्सर भी एक्टिवेट नहीं हुआ और वो भी अपना काम शुरू नहीं किया, ठीक है। तो वो चेक करना फिर शुरू किया जब ये एक्टिवेट हुआ। सिंपल सी बात है, समझ लेंगे। तो यही लोड करता है XML पार्सर उसको जब आपका IOC कंटेनर होता है यूज में, तो और वेल फॉर्म्ड सब चेक करके सब कुछ उसका मेमोरी, इन मेमोरी मेटा डेटा रिलीज करता है और उसको इन मेमोरी में रख देता है, राइट। वही इंग्लिश में यहाँ पे लिखा हुआ जो मैंने आपको सारा कुछ समझा दिया। यस और नो? समझ में आया यहाँ तक? यस और नो? कमेंट एंड फोकस गाइज, फोकस। नेक्स्ट, तो अब XML बिन फैक्ट्री जो है क्या रिप्रेजेंट करता है? IOC कंटेनर को। और XML बिन फैक्ट्री जो ऑब्जेक्ट बना के देगा वो भी क्या रिप्रेजेंट करेगा? IOC कंटेनर। तो एक कंटेनर को एप्लीकेशन को दे देता है वापस से, कहता लो भाई जब भी तुमको ज़रूरत पड़े एप्लीकेशन में IOC कंटेनर का तो इसको यूज कर लेना। कौन? यही XML बिन फैक्ट्री किसको रिप्रेजेंट करके देगा? आपके पूरे ऐप को, और वहीं से सब कुछ वो यूज हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट पॉइंट। अब बारी आती है इसके अगले लाइन की। यहाँ आइए और यहाँ देखिए, इसको अनकमेंट करते हैं, इसको थोड़ा अनकमेंट करते हैं। अब ये ध्यान से समझिए, ये इतना लंबा लिखा हुआ है ना, ये कोड, ठीक है, मैसेज जनरेटर वाला।
मैसेज जनरेटर यहाँ, इसको छोड़ देते हैं अभी फिलहाल और इसके आधे पार्ट पर फोकस करते हैं। ये लीजिए, हमने इतना पार्ट पर फोकस किया है, ये रेड वाले सर्कल वाले पार्ट पर। तो बीन फैक्ट्री क्या रिप्रेजेंट कर रहा था, ये किसका रेफरेंस वेरिएबल था, इस IOC कंटेनर का, राइट। तो वो जो बीन फैक्ट्री डॉट गेट बीन, क्या बीन फैक्ट्री के पास गेट बीन मेथड अवेलेबल है, बिल्कुल अवेलेबल है। अब ये गेट बीन मेथड क्या करता था, तो ये गेट बीन मेथड दिए गए बीन आईडी को दिए गए बीन आईडी से IOC कंटेनर में जा कर के क्या सर्च करता था कि कोई मैसेज जनरेटर नाम का बीन है क्या, और उसको है तो ले आओ, है ना। चेक करता है कि नहीं करता है, राइट। कौन, बीन फैक्ट्री डॉट गेट बीन क्या चेक कर रहा है कि बीन फैक्ट्री टेक्स द गिवन 1 मिनट कलर इशूज़ और कलर का इशू जो हो रहा है हमारा, कहाँ चला गया मेरे भाई, बीन फैक्ट्री टेक्स द, यही वाली तो है हमारी सेक्शन। 1 मिनट गाइस, यहाँ से हमें यहाँ पे हैं, ये हमारा यहाँ आ गए, अच्छा हाँ ये बाद में आया, सॉरी, ओके। तो बीन फैक्ट्री डॉट गेट बीन टेक्स द गिवन मैसेज जनरेटर बीन आईडी, किसको लेता है भाई, मैसेज जनरेटर बीन आईडी को, जो एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट में हमने दिया है। एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट डॉट XML में खोलिए, देखिए एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट डॉट XML, क्या यहाँ पर मैसेज जनरेटर बीन आईडी है, किसके लिए, इस मैसेज जनरेटर क्लास के लिए, बिल्कुल है। तो इसका मतलब जो IOC कंटेनर ऑब्जेक्ट बनाएगा स्प्रिंग बीन का इस मैसेज जनरेटर के लिए, उसको वो क्या रेफरेंस देगा, यही बीन आईडी रेफरेंस देता है, राइट। तो मैसेज जनरेटर उसको रेफरेंस दे देगा, ठीक है। एंड गोज टू इन मेमोरी मेटा डेटा ऑफ अ स्प्रिंग बीन कॉन्फ़िगरेशन फाइल एंड चेक्स द अवेलेबिलिटी ऑफ अ स्प्रिंग बीन कॉन्फ़िगरेशन फाइल। तो ये क्या करता है, कॉन्फ़िगरेशन बीन फैक्ट्री डॉट गेट बीन, वो नाम उठाता है जो भी आप नाम देते हैं उस बीन का, वो आईडी का, तो वो आईडी से चेक करता है कि जो प्रोसेस हुआ है, देखिए यहाँ पे यूज करना पड़ रहा है फिर से, तो फिर से लोड करने की जरूरत नहीं है XML को। तो वो स्प्रिंग के IOC कंटेनर का इन मेमोरी मेटा डेटा में जाता है उस कॉन्फ़िगरेशन फाइल के डेटा के पास और पूछता है, हाँ भाई है क्या मैसेज जनरेटर से कोई बीन आईडी, क्या तुमने कोई ऑब्जेक्ट बना रखा है इस आईडी से, इस रेफरेंस से, तो हाँ है। तो अवेलेबिलिटी चेक करता है और कॉन्फ़िगरेशन फाइल आईडी इस, मतलब इससे अवेलेबिलिटी चेक करता है और क्या पाता है कि हाँ भाई है, कॉम डॉट कोडर एक संकित डॉट बीन्स डॉट मैसेज जनरेटर एज अ स्प्रिंग बीन क्लास, एक क्लास का ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, ऐसा। और क्या चेक करता है, और ये भी देखता है कि क्या सेटर इंजेक्शन अवेलेबल है उस बीन पर। अभी ऑब्जेक्ट बना नहीं है, अभी ध्यान समझिए, अभी ऑब्जेक्ट बना नहीं यहाँ पर, मतलब ऑब्जेक्ट अब बनेगा, इसके ये प्रोसेस में है, अभी समझिए। तो जो गेट बीन है यहाँ, ठीक है, देखिए मतलब ऑब्जेक्ट तो वो बना दिया ना स्प्रिंग कंटेनर, सॉरी यार कंफ्यूज मत होइए, ऑब्जेक्ट आपका कौन बना रहा है, स्प्रिंग कंटेनर, ठीक। तो जो सारा कुछ बना हुआ है वो यहाँ से चेक होगा कि भाई ये देखिए यहाँ पर स्प्रिंग में, यहाँ पर एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट XML में प्रॉपर्टी नेम, इस टैग की मदद से ये चेक होता है कि क्या सेटर इंजेक्शन इनेबल्ड है, क्या सेटर इंजेक्शन कॉन्फ़िगर किया गया है हमारे टारगेट क्लास पर, और टारगेट क्लास है हमारा मैसेज जनरेटर। तो जी हाँ, इसमें हमने सेटर मेथड डाला हुआ है, राइट। और वो कैसे चेक करेगा, वो तो इसको अभी कोड को चेक करेगा नहीं, वो चेक करेगा यहाँ से, प्रॉपर्टी टैग है, हाँ है, तो अगर है तो इसका मतलब सेटर इंजेक्शन बना हुआ है। तो इट लोड्स द इंस्टांशिएट द बीन क्लास टारगेट क्लास, तो टारगेट क्लास को लोड करके और क्या करता है, और ऑब्जेक्ट बना देता है, ठीक है, स्प्रिंग एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट या बीन फैक्ट्री। तो ऑब्जेक्ट बनाया और उसको इंस्टांशिएट किया क्लास को, मतलब ऑब्जेक्ट बनाया लोड करके। और ऑब्जेक्ट कैसे बनता है, इंटरनली मैंने बात की थी इसीलिए न्यू इंस्टांस मेथड की इसके प्रीवियस ट्यूटोरियल्स में, कि देखिए क्लास C1, क्योंकि क्लास C1 इसलिए क्योंकि एक और मैं क्लास लूँगा क्लास C2, क्योंकि एक इंडिपेंडेंट क्लास होगा, सॉरी एक डिपेंडेंट क्लास होगा, एक टारगेट क्लास होगा। तो क्लास C1 में क्लास डॉट फॉरनेम से ये
इस क्लास को लोड करवा देंगे, है ना, नाम को रख देंगे और फिर जाके न्यू इंस्टांस मेथड से, इस न्यू इंस्टांस मेथड से क्रिएट हो जाएगा। और जब क्रिएट होगा तो न्यू इंस्टांस मेथड क्या ये करता है, क्या रिटर्न करता है, तो ऑब्जेक्ट टाइप में रिटर्न करता है। तो फर्दर यूज करने के लिए मैसेज जनरेटर को कोई बिजनेस मेथड कॉल करना है तो ऑब्जेक्ट का इंस्टांस तो नहीं चाहिए आपको, आपको चाहिए उसी मैसेज जनरेटर का। तो हमने यहाँ पर टाइप कास्टिंग कर ली, इसी को बोलते हैं टाइप कास्ट करना, ये जो हमने ब्रैकेट में लिखा है, ठीक। यहाँ देखिए कि कलेक्ट करता है जब सब कुछ, कि भाई देखता है अब नेम डेट, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप, अब और भी तो है, बीन यहाँ पर जो बना हुआ है और इसमें जो प्रॉपर्टी है इसमें नेम डेट है और रेफरेंस डेट है, ये है नेम, है ना, नेम, ये नेम यहाँ से जो चेक करता है सब कुछ कि हाँ है, चलो ये भी सही है। ये रेफरेंस, इससे कोई आईडी का बीन है क्या, तो हाँ एक बीन है, ठीक है, ये चेक करता है। कौन चेक करता है, स्प्रिंग कंटेनर, राइट। अब वो स्प्रिंग कंटेनर ये सब चेक करने के बाद अपना देखता है कि हाँ भाई सब कुछ सही है, सब कुछ ये है। अब जब सब है तो किसको ऑब्जेक्ट बनाता है, टारगेट क्लास का पहले बनता है सेटर इंजेक्शन में, तो टारगेट क्लास का यहीं पे देखिए बन गया था। अब बारी है किसका, अब बारी है डिपेंडेंट क्लास का। तो इस तरीके से फिर जावा इसमें क्लास डॉट फॉर नेम, जब वो देखता है कि हाँ भाई डेट है और वो डेट बीन आईडी किसको दिखा रहा है, तो वो जावा डॉट यूटिल डॉट डेट को डिफाइन कर रहा है, तो उसका ऑब्जेक्ट भी बनाओ। और फिर सेटर मेथड का ऑब्जेक्ट कैसे बनाओ, न्यू इंस्टांस इंटरनली, इस तरीके से कुछ काम कर रहा होगा। न्यू इंस्टांस अच्छे से डिक्लेयर किया, मैंने बहुत अच्छे से समझाया आपको इसके प्रीवियस ट्यूटोरियल में, कंप्लेन नहीं होनी चाहिए कि नहीं समझ में आ रहा है, राइट। नेक्स्ट, तो इतना करने के बाद सेटर इंजेक्शन कॉल होता है और वहाँ से डिपेंडेंसी इंजेक्ट हो जाता है, क्या समझे, ठीक है। तो बिकॉज ऑफ प्रॉपर्टी टैग द कंटेनर परफॉर्म्स सेटर इंजेक्शन। अब इसी प्रॉपर्टी टैग के चलते जो यहाँ लिखा हुआ है, ये जो प्रॉपर्टी टैग लिखा हुआ है यहाँ पर इस XML में, ये जो प्रॉपर्टी टैग है, ठीक है, ये जो लिखा हुआ है प्रॉपर्टी टैग, इसी के चलते क्या होता है भाई कि ये जो बिकॉज ऑफ प्रॉपर्टी टैग द कंटेनर परफॉर्म्स, कंटेनर क्या करता है, सेटर इंजेक्शन परफॉर्म करता है, इसी के चलते वो जो कोड लिखा हुआ था XML में, इसी के चलते कॉल करता है सेटर मेथड को, ठीक है, टारगेट क्लास का। और डिपेंडेंट क्लास को जो आर्गुमेंट्स होता है उसको सेट करके उसमें उस सेटर क्लास के लिए, सेटर मेथड के लिए इंजेक्ट करवा देता है, कहाँ, डिपेंडेंट क्लास को टारगेट क्लास में, समझ गए। उस डेट वेरिएबल पर वहाँ पर ऑब्जेक्ट उसको पहुँचा दिया जाता है। फिर यही मैसेज जनरेटर डॉट सेट डेट और ऐसे कुछ डेट कॉल होता होगा, राइट। अब आगे और काम क्या करता है कि कीप्स ऑल द क्रिएटेड स्प्रिंग बीन। अब जितने भी स्प्रिंग बीन्स बनते हैं, क्लास के ऑब्जेक्ट जो बनते हैं, उनको इंटरनल कैशे में रख लेता है। इंटरनल कैशे में रख लेता है, AIOC कंटेनर था, ये देखिए इन मेमोरी मेटा डेटा है। उसी तरीके से इंटरनल कैशे होता है, कैशे मेमोरी, इसमें की और वैल्यू पेयर, कैसे मैंने बताया था की और वैल्यू पेयर में डेटा स्टोर करेगा, तो की में दे देता है वही आईडी का नाम, वही रेफरेंस जो हम लिख रहे होते हैं कॉन्फ़िगरेशन में, और वैल्यू में उस ऑब्जेक्ट का रेफरेंस, राइट, बिल्कुल यही होता है क्या, इंटरनल कैशे। कहाँ मौजूद होता है, IOC कंटेनर के पास इन मेमोरी मेटा डेटा भी है और क्या है, इंटरनल कैशे। तो इंटरनल कैशे में ये की और वैल्यू पेयर में रख देता है। और यहाँ से फिर जब गेट बीन मेथड का ये चलता है तो देखता है कि मैसेज जनरेटर है, हाँ है, तो एक काम करो भाई, यहीं से अब जा कर के मैसेज जनरेटर सर्च करता है, अच्छा हाँ मैसेज जनरेटर है, ओके मुझे इंजेक्ट भी करवाना है, डेट है क्या कोई बीन, तो हाँ डेट अवेलेबल है, अगर यहाँ अवेलेबल नहीं रहेगा तो नहीं इंजेक्ट होगा, तो डेट अवेलेबल है, तो यहीं से फिर उसको उठाता है इंटरनल कैशे से। तो गेट बीन रिटर्न्स, इतना सब कुछ करने के बाद उसको क्या करता है, रिटर्न्स द इंस्टांस, रिटर्न करता है इंस्टांस को ऑफ द बीन रेफरिंग एज ऑब्जेक्ट टाइप, उस बीन के इंस्टांस को रिटर्न करता है जो यहाँ पर लिखा गया होता है, मैसेज जनरेटर लिखा हुआ है, तो इसका इंस्टेंस को, इसके ऑब्जेक्ट को रिटर्न करेगा, पर किस फॉर्म में, ऑब्जेक्ट टाइप के फॉर्म में। तो ऑब्जेक्ट टाइप के फॉर्म में जब रिप्रेजेंट करेगा और हमको कोई बिजनेस मेथड कॉल करना होगा जो इस मैसेज जनरेटर क्लास में ही है, तो क्या मुझे ऑब्जेक्ट जो कि हिरार्की में, इनहेरिटेंस हिरार्की में सबसे टॉप पे है,
जावा के क्लास में सबसे ऊपर में ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर जो भी आते हैं सब उसके बच्चे हैं, दादा पापा करके ऐसे सब रिलेशन में, ब्लड रिलेशन में, राइट। तो जो ऑब्जेक्ट टाइप है, क्या मुझे उसको कन्वर्ट, अरे यार सिंपल सी बात है। क्या आपको, जैसे मान लीजिए कि आपका कोई चाइल्ड है, ठीक है, या आप किसी के बेटे हैं, ठीक, तो आपको परमिशन लेना पड़ेगा ना, पापा मैं कार चला लूँ, है ना, सिंपल सी बात है। तो मैसेज जनरेटर का जो मेथड है, बिजनेस मेथड, वो बिजनेस मेथड क्या है हमारा, मैसेज जनरेटर में आते हैं। ये हमारा आया मैसेज जनरेटर, इसमें बिजनेस मेथड ये वाला है, राइट, स्ट्रिंग जनरेट मैसेज। तो ये जो जनरेट मैसेज है बिजनेस मेथड है, तो इसको चलाने के लिए आपको परमिशन लेना पड़ेगा। अब ये ऑब्जेक्ट रेफरेंस टाइप में है, पापा का ऑब्जेक्ट है, तो आप चला नहीं सकते हैं, आपको पापा से परमिशन लेना पड़ेगा। तो अब इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा अपने टाइप में, अपने टाइप में मतलब मैसेज जनरेटर में, क्योंकि मैसेज जनरेटर के पास वो अवेलेबल है। तो मैसेज जनरेटर के पास अवेलेबल है तो उसको हम कर देते हैं टाइप कास्टिंग। अब ये कोड जो आधा लिखा हुआ है, ये टाइप कास्टिंग का कोड है। टाइप कास्टिंग इसलिए करते हैं, एक जो इंस्टेंस रिटर्न हो रहा है, ठीक है, जो वैल्यू रिटर्न हो रहा है उसको दूसरे टाइप में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को ही टाइप कास्टिंग कहते हैं। तो हियर वी आर डूइंग टाइप कास्टिंग, हम लोग यहाँ पर टाइप कास्टिंग कर रहे हैं। द ऑब्जेक्ट टाइप इंस्टेंस, किसको, वो जो गेट बिन मेथड ऑब्जेक्ट टाइप का इंस्टेंस रिटर्न कर रहा है। तो बिन फैक्ट्री डॉट जो रिटर्न कर रहा है, बिन फैक्ट्री डॉट गेट बिन मेथड ऑब्जेक्ट टाइप का रेफरेंस, उसको टाइप कास्ट कर दे रहे हैं। और टाइप कास्ट करने के बाद हम क्या कर रहे हैं, जो भी वैल्यू रिटर्न कर रहा है, जो स्ट्रिंग वो रिटर्न कर रहा है बिजनेस मेथड, उसको एक ये जो क्लास है कॉल करके, इसको हम लोग कॉल कर रहे हैं। और जो ये बिजनेस मेथड रिटर्न कर रहा है, क्या हम कह सकते हैं कि ये जो मैसेज वेरिएबल है उसमें होल्ड कर ले रहे हैं। तो वी आर जस्ट कॉलिंग द जेनरेट मैसेज, हम लोग यहाँ पर जनरेट बिजनेस मेथड को कॉल कर रहे हैं फ्रॉम द मैसेज जनरेटर क्लास। एंड वो जो वैल्यू है जो ये मेथड रिटर्न कर रहा है, वी आर कीपिंग द रिटर्न वैल्यू इन ए मैसेज वेरिएबल, MSG मैसेज वेरिएबल में रिटर्न कर रहे हैं, जो कि स्ट्रिंग टाइप का, सिंपल। और लास्ट में इसको हम प्रिंट करवा दे रहे हैं, एंड प्रिंटिंग सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एंड प्रिंटिंग द मैसेज इन द कंसोल, राइट, हो रहा है ना प्रिंट, सिंपल सी बात है। तो लास्ट में फिर क्या होता है भाई, तो लास्ट में हमारा है नाउ, अब इतना सब कुछ होने के बाद, क्योंकि लास्ट में तो यही है ना, देखिए माई ऐप डॉट जावा, इतना सब कुछ हुआ और इसको हमने चालू किया, इसको हमने ऐसे किया और इसको सेव करते हैं और इसको हटाते हैं, सेव करके रन करते हैं। देखिए, ठीक है, देखिए यहाँ पर सब कुछ आ गया, राइट। एक काम करिए, यहाँ हटाइए इसको भी और रन करिए फिर से। क्या यहाँ पर दिस इज सेटर मेथड, गुड आफ्टरनून अंकित, जो भी हमारा मशीन का, देखिए अभी इतना टाइम हो रहा है, राइट, तो जो भी मशीन का टाइमिंग है उसके अनुसार बता दिया, जो भी हमने कोड किया था उसको प्रिंट करवा दिया, बिल्कुल। अब इसके बाद क्या कुछ और लाइन है, नहीं है। तो मेन मेथड टर्मिनेट होगा, मेन मेथड टर्मिनेट होगा, सारा ऑब्जेक्ट IOC कंटेनर का टर्मिनेट हो जाएगा, सब कुछ वैनिश हो जाएगा। तो जैसे ही मेन मेथड खत्म हुआ, इसके साथ IOC कंटेनर खत्म होगा, IOC कंटेनर खत्म होगा तो इन मेमोरी मेटा डेटा और जितने भी ऑब्जेक्ट IOC कंटेनर में बने हुए हैं वो भी क्या खत्म हो जाएगा, वैनिश होगा मेमोरी से, बिल्कुल वैनिश हो जाएगा। और जब वैनिश होगा तो सब कुछ बंद हो जाएगा और प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा। तो प्रोग्राम आपका टर्मिनेट हो गया, सिंपल। तो इस तरीके से ये सब काम कर रहा होता है, ठीक है। अब छोटा सा एक और चीज़ मैं बताता हूँ, देखिए यहाँ पर जो हमको ऑब्जेक्ट मिला है, जो मुझे ऑब्जेक्ट मिला है मैसेज जनरेटर करके, ठीक है, एक काम करते हैं हम लोग, एक बार और इसको ज़रा ले आते हैं, ऐसे कर देते हैं कि यहाँ इसमें लिखते हैं मैसेज जनरेटर, ऊपर में लिखते हैं मैसेज जनरेटर MSG जनरेटर इक्वल टू नल, ठीक।
तो MSG जनरेटर इक्वल टू नल लिखते हैं, इसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है हमको, राइट। ये लीजिए कॉमा कर दिए और यहीं पे कॉमा लगाते हैं और लिखते हैं मैसेज जनरेटर 1, ठीक है, इक्वल टू नल, मैसेज जनरेटर 2 इक्वल टू नल। मैं क्या दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ ये समझिए, ठीक। तो क्या मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ फिर से मैसेज जनरेटर 1 इक्वल टू सेम लाइन लिख सकता हूँ कि नहीं, राइट, बिल्कुल। तो ज़रा मैं प्रिंट करके देखता हूँ, साउट हैश कोड प्रिंट करता हूँ, किसका, मैसेज जनरेटर का डॉट हैश कोड यहाँ, और यहाँ भी प्रिंट करता हूँ साउट मैसेज जनरेटर डॉट हैश कोड, ठीक है, और प्रिंट करता हूँ। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसलिए मैं समझा रहा हूँ, लिखिए क्या आ रहा है एरर, टोकन अनरिजॉल्व्ड प्रॉब्लम, कहाँ क्या एरर आ गई, अच्छा ये रहा, ये गलत पता नहीं क्या आ गया था, टाइप हो गया था। ओके, रन करते हैं फिर से। तो देखिए तो ये दोनों हैश कोड सेम आ रहा है, सेम हैश कोड है। अच्छा एक काम और करते हैं, एक बार और ट्राई करते हैं, मैसेज जनरेटर, अब हैश कोड क्या होता है, प्लीज़ 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 अगर नहीं समझ में आ रहा है हैश कोड, आप इस वीडियो को देखिए, यहाँ अभी देखिए, अभी छोड़िएगा मत, ठीक है, अभी इसको छोड़िएगा मत, बस लिखिए कि मुझे हैश कोड नहीं समझ में आ रहा है। अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोग नहीं समझेंगे हैश कोड को तो मैं बना दूंगा हैश कोड पर वीडियो, ठीक है, बट अभी समझिए कि एक कोड है जो उस ऑब्जेक्ट का आ रहा है, ठीक। देखिए और प्रिंट कर लेते हैं इसका भी हैश कोड, मैसेज जनरेटर 2 डॉट हैश कोड, और रन करते हैं फिर से। क्या तीनों हैश कोड सेम आ रहा है? तो हम ये इसके थ्रू बताना चाहते हैं आपको, मैं ये बताना चाहता हूँ कि भाई ये जो बिन फैक्ट्री डॉट गेट बिन मेथड है, जब ऑब्जेक्ट बनता है IOC कंटेनर में तो वो एक ही ऑब्जेक्ट वहाँ पर बन गया है, अब वो बन गया है वहाँ पर IOC कंटेनर में, तो वहाँ से जो बना हुआ है वही शेयर हो जाएगा जब भी उसको ज़रूरत पड़ेगी। तो जब यहाँ पर ज़रूरत पड़ा तो क्या सेम ऑब्जेक्ट का ID देखिए, हैश कोड नॉट ID, सेम हैश कोड जनरेट हो रहा है। अब हैश कोड क्या होता है बताऊंगा मैं, अगर आप लोग नहीं समझ पा रहे हैं तब, वरना समझ पा रहे हैं, कोर जावा कॉन्सेप्ट है, समझ गए होंगे। तो हैश कोड सेम है सारे के सारे क्लासेस का, है ना, सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स का, जितना बार भी हमने यहाँ पे बनाया तो हैश कोड सेम है। तो इसका मतलब क्या कि भाई एक ही बार ऑब्जेक्ट बनता है, क्या 20 बार ऑब्जेक्ट बन रहा है? नहीं। क्या 3 बार ऑब्जेक्ट बन रहा है? नहीं, एक ही बार ऑब्जेक्ट बनेगा, ठीक है। अब उसको जब भी ज़रूरत पड़ेगा तो वही ऑब्जेक्ट यूज कर लेगा। कैसे? देखिए आपकी तसल्ली के लिए मैसेज जनरेटर है ना, अब डेट का भी एक ही बार बन रहा होगा, मैं डेट को कैसे बताऊँ, वो तो इंटरनल है। तो हम लोग एक काम कर सकते हैं, यहाँ पर स्टैटिक ब्लॉक लेते हैं। क्या स्टैटिक ब्लॉक रन होगा जब क्लास लोड होगा? तो बिल्कुल लोड होगा तो रन होगा। तो लिखते हैं मैसेज जनरेटर क्लास हैज़ बीन लोडेड। जब मेमोरी में लोड होगा तो ये रन करेगा, यस और नो? बिल्कुल रन करेगा। एक काम करते हैं, जब ऑब्जेक्ट बनेगा तो कंस्ट्रक्टर चलेगा, पब्लिक मैसेज जनरेटर, ठीक। और ऑब्जेक्ट बनता है तो 0 पैराम कंस्ट्रक्टर चलता है, और ये यहाँ पर ब्रैकेट्स यहाँ लिख दिए, कंस्ट्रक्टर ऑफ मैसेज जनरेटर क्लास। बस लीजिए फिर से रन करते हैं, किसको? myapp.java, जिसमें मेन मेथड है उसको। क्या रन हुआ? क्या एक बार मेमोरी में लोडिंग हुई? क्या स्टैटिक ब्लॉक सिर्फ एक बार चला? क्या कंस्ट्रक्टर सिर्फ एक बार चला? जब कंस्ट्रक्टर एक बार चला तो ऑब्जेक्ट भी सिर्फ एक बार बनेगा, एक बार लोडिंग भी हुई, राइट। तो कहने का यही मतलब था कि जो आपका बिन फैक्ट्री है वो बार बार ऑब्जेक्ट नहीं बनाएगा, जब उसको ज़रूरत पड़ेगा तो उसी ऑब्जेक्ट को यूज कर लेगा जो बना गया है एक बार, राइट। ये इंपॉर्टेंट लाइन था जो बताना ज़रूरी था। चलिए, तो आई होप अब आपको अच्छे से सारा का सारा जो है इंटरनल स्टोरी समझ में आया होगा इस पूरे के पूरे सेटर इंजेक्शन ऐप का जो हमने यहाँ पे देखा है, राइट। तो आपको समझ में आया तो ज़रूर आप लिखिए, है ना, और बताइए
लिख करके कमेंट में कैसा लग रहा है आपको ट्यूटोरियल, स्पीड सही है और कुछ सुधारने की ज़रूरत है या क्या, है ना, सब बताइए। और फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक आप लोग देखते रहिए कोडर एक्स अंकित। बाय।